नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है नियति। अब सब कुछ अनु ही तो रमा के लिए जीने का एकमात्र सहारा है। कैसे दूर कर देती उसे अपने आप से, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। निर्णय अनु का था। तीसरी बार फिर मोबाइल की घंटी बजी थी। समझते देर नहीं लगी थी रमा को कि फिर वही भारती का फोन होगा। आज जैसे बेचैनी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। अनु भी तो अब तक आया नहीं था। यह भी अच्छा है कि उसके सामने फोन नहीं आया। मोबाइल की घंटी लगातार बजती जा रही थी। कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाया। हाँ तो रमा आंटी, फिर क्या सोचा आपने? भारती की आवाज़ ठहरी हुई थी। तुम फिर एक बार सोच लो। रमा ने वे ही वाक्य फिर से दोहराने चाहे थे। मेरा तो एकमात्र सहारा है अनु, तुम्हारा क्या? तुम तो किसी को भी गोद ले सकती हो। अरे आप समझती क्यों नहीं? किसी और में और अनु में तो फर्क है ना। फिर मैं तो कह रही हूँ कि आपको कोई कमी नहीं होगी। देखो, अनु से ही आकर कल सुबह बात कर लेना, कहकर रमा ने फोन रख दिया। जैसे कि अब बोलने की शक्ति भी चुकती जा रही थी। यहाँ मैं इतनी दूर इस शहर में बेटे को लेकर रह रही हूँ। ठीक है, बहुत संपन्न नहीं, फिर भी गुजारा तो हो ही रहा है। पर भारती इतने वर्षों बाद पता लगाकर यहाँ आ धमकेगी, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे की इतनी चिंता थी तो पहले आती। अब जब पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, बेटा युवा हो गया है, तो एकाएक फिर झटका लगा था। यह क्या निकल गया मुंह से? क्यों कल सुबह आने को कह दिया? अनु तो चला ही जाएगा। वियोग की कल्पना करते ही आंखें भर आई थी। अनु उसका एकमात्र सहारा। पिछले 3 दिनों से लगातार फोन आ रहे थे भारती के। शायद यहाँ किसी होटल में ठहरी है। पुराने मकान मालिक से पता लेकर यहाँ आई है। और 3 दिनों से रमा का रात दिन का चैन गायब हो गया। पता नहीं कैसे जल्दबाजी में उसके मुंह से निकल गया कि यहाँ आकर अनु से बात कर लेना। यह क्या कह दिया उसने? उसकी तो मति ही मारी गई। माँ, माँ, कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, सो गई क्या? खिड़की से अनु ने आवाज़ दी। तब ध्यान टूटा। आई बेटा, तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। हड़बड़ाकर उठी थी रमा। अरे इंतज़ार कर रही थी तो दरवाज़ा तो खोलती। देखो बाहर कितनी ठंड है, कहते हुए अंदर आया था अनु। अब जल्दी से खाना गर्म कर दो, बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। किचन में आकर विचार तंद्रा टूटी नहीं थी रमा की। अभी बेटा कहेगा कि फिर वही सब्जी और रोटी, कभी तो कुछ और नया बना दिया करो। पर आज तो जैसे तैसे खाना बन गया, वही बहुत है। यह क्या, तुम नहीं खा रही हो? एक ही खाली देखकर अनु चौंका था। हाँ बेटा, भूख नहीं है, तू खा ले। अचार निकाल दूँ? नहीं, रहने दो। मुझे पता था कि तुम वही खाना बना दोगी। अच्छा होता प्रवीण के घर ही खाना खा आता। उसकी माँ कितनी जिद कर रही थी। पनीर, कोफ्ते, पराठे, खीर और पता नहीं क्या क्या बनाया था। रमा जैसे सुनकर भी सुन नहीं पा रही थी। माँ कहाँ खो गई? अनु की आवाज़ से फिर चौंक गई। पता है, प्रवीण का भी सिलेक्शन हो गया कोचिंग से। फर्क तो पड़ता है ना। अब राजू, मोहन, शिशिर और प्रवीण सभी चले जाएंगे अच्छे कॉलेज में। बस मैं ही, हमारे पास इतना पैसा होता तो मैं भी कहीं अच्छी जगह पढ़ लेता। अनु का फिर वही पुराना राग शुरू हो गया। हाँ बेटा, अब तू भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेना। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले लेना। बस सुबह का इंतज़ार। क्या, कैसी पहेलियाँ बुझा रही हो माँ? सुबह क्या मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है? अब क्या दिन में भी बैठे बैठे सपने देखने लगी हो? तबीयत तो तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। कल चेकअप करवा दूंगा, चलना अस्पताल मेरे साथ। अनु ने 2 ही रोटी खाकर थाली खसका दी थी। अरे खाना तो ढंग से खा लेता, रमा ने रोकना चाहा था। नहीं बस। और हाँ, तुम किस लॉटरी की बात कर रही थी? हाँ, लॉटरी ही है। कल सुबह कोई आएगा तुझसे मिलने। कौन? कौन आएगा माँ? अनु चौंक गया था। तू हाथ मुंह धोकर अंदर चल, फिर कमरे में आराम से बैठकर सब समझाती हूँ। रमा ने किसी तरह मन को मजबूत करना चाहा था। क्या कहेगी, किस प्रकार कहेगी? हाँ माँ, आओ, कमरे से अनु ने आवाज़ दी थी। मन फिर से भ्रमित होने लगा, पैर भी कांपे। किसी तरह कमरे में आकर पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी रमा।
क्या कह रही थी तुम? किस लॉटरी के बारे में? अनु का स्वर उत्सुकता से भरा हुआ था। रमा ने किसी तरह बोलना शुरू किया। बेटा, मैं आज तुझे सब कुछ बता रही हूँ जो अब तक बता नहीं पाई। तेरी असली माँ का नाम भारती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। उनकी कोई और औलाद नहीं। वे अब तुझे लेने आ रही है। यह कहते हुए गला बर्रा गया था रमा का, और आंसू छिपाने के लिए मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया था उसने। माँ, आप क्या कह रही हो? मेरी असली माँ कोई और है? तो अब तक कहाँ थी? आई क्यों नहीं? अनु समझ नहीं पा रहा था कि आज माँ को हुआ क्या है। क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ बेटा, तेरी असली माँ वही है। बस तुझे जन्म नहीं देना चाह रही थी, तो मैंने ही रोक दिया था और कहा था जो भी संतान होगी मैं ले लूँगी। मेरे भी कोई औलाद नहीं थी। मैं वहीं अस्पताल में नर्स थी। बस तुझे जन्म देकर और मुझे सौंप कर वह चली गई। अब तू जो भी समझ ले, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने अब तक तुझसे यह सब छिपाए रखा था। मेरे लिए तो तू बेटे से भी बढ़कर है। बस अब और कुछ मत पूछ। यह कहते फपक पड़ी थी रमा और जोर की रुलाई को रोकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर फिर रुलाई फूट पड़ी थी। अनु उसका बेटा, इतने लाड प्यार से पाला उसे, कल पराया हो जाएगा। सोचते ही कलेजा मुंह को आने लगता है। कैसे जी पाएगी वह अनु के बिना? इतना दुख तो उसने अपने पति नरेंद्र के आकस्मिक निधन पर भी नहीं हुआ था। तब तो यही सोचकर संतोष कर लिया था कि बेटा तो है उसके पास, उसी के सारे बची जिंदगी निकल जाएगी। यही सोचकर पुराना शहर छोड़कर यहाँ आकर अस्पताल में नौकरी कर ली थी। तब क्या पता था कि नियति ने उसके जीवन में सुख लिखा ही नहीं। तभी तो आज भारती पता लगाते हुए यहाँ आ धमकी है। शायद वक्त को यही मंजूर होगा कि अनु को अच्छा संपन्न परिवार मिले, उसका करियर बने। तभी तो भारती आ रही है। बेटा भी तो यही चाहता था कि उसे अच्छा कॉलेज मिले। अब कॉलेज क्या, भारती तो उसे ऐसी ही कई फैक्ट्री का मालिक बना देगी। ठीक है, उसे तो खुश होना चाहिए। आखिर अनु की खुशी में तो उसकी भी खुशी है। और उसकी स्वयं की जिंदगी अब बची ही कितनी है, काट लेगी किसी तरह। लेकिन अपने मन को लाख उपाय करके भी वह नहीं समझा पा रही थी। पुराने दिन फिर से सामने घूमने लगे थे। तब वह भारती के पड़ोस में ही रहा करती थी। भारती के पिता नगर के नामी व्यवसायी थे। उन्हीं के अस्पताल में वह नर्स की नौकरी कर रही थी। भारती अपने पिता की एकमात्र संतान थी। खूब धूमधाम से उसकी शादी हुई, पर शादी के 4-5 माह बाद ही वह तलाक लेकर पिता के घर आ गई थी। तब उसे 3 माह का गर्भ था, इसलिए वह अबॉर्शन कराकर नई जिंदगी जीना चाह रही थी। इस काम के लिए रमा से संपर्क किया। तब तक रमा और नरेंद्र की शादी हुई एक लंबा अरसा हो चुका था और उनकी कोई संतान नहीं थी। रमा ने भारती को समझाया था, तुम्हारी जो भी संतान होगी मैं ले लूँगी, तुम अबॉर्शन मत करवाना। बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए भारती तैयार हुई थी और बेटे को जन्म देकर ही उस शहर से चली गई। बेटे का मुंह भी नहीं देखना चाहा था उसने। अनु का पालन पोषण उसने और नरेंद्र ने बड़े लाड प्यार से किया था। भारती की शादी फिर किसी नामी परिवार के बेटे से हो गई और वह विदेश चली गई। यह तो उसे भारती के फ़ोन से ही मालूम पड़ा कि वहाँ उसके पति का निधन हो गया और अब वह अपनी जायदाद संभालने भारत आ गई है। चूँकि निसंतान है, इसलिए चाह रही थी कि अनु को गोद ले ले। आखिर वह उसी का तो बेटा है। रमा समझ नहीं पा रही थी कि नियति क्यों उसके साथ इतना क्रूर खेल खेल रही है। अनु उसका एकमात्र सहारा, वह भी अलग हो जाएगा तो वह फिर किसके सहारे जिएगी। आंखों में नींद का नाम नहीं था। शरीर जैसे जला जा रहा था। 2 बार उठकर पानी पिया। सुबह उठकर रोज की तरह दूध लाने गई। चाय बनाई, सोचा कमरा थोड़ा ठीक ठाक कर दे, भारती आती होगी, अनु को भी जगा दे। पर वह जागा ही हुआ था। उसे चाय थमाकर वह अपने कमरे में आ गई। बेटे को देखते ही कमजोर पड़ जाएगी, नहीं वह भारती के सामने भी नहीं जाएगी। जब भारती की कार घर के सामने रुकी तो उसने उसे अनु के कमरे में ही भेज दिया था। ठीक है, माँ बेटा आपस में बात कर ले, अब उसका काम ही क्या। वैसे भी भारती के पिता के इतने एहसान है उस पर।
अब किस मुंह से वह अनु को रोक पाएगी। पर मन था कि मान ही नहीं रहा था। और भारती और अनु के वार्तालाप के शब्द पास के कमरे से उसके कानों में पड़ भी रहे थे। बस बेटा, अब मैं तुझे लेने आ गई हूँ। रमा ने बताया था कि तू अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित है, पर तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। करोड़ों की जायदाद का मालिक होगा तू। भारती कह रही थी। कौन बेटा, कैसी जायदाद? मैं अपनी माँ के साथ ही हूँ और यहीं रहूँगा। ठीक है, बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, पर जो है हम खुश हैं। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आप चाहती हैं कि इस उम्र में उन्हें छोड़कर चल दूँ? आप होती कौन है मेरी करियर की चिंता करने वाली? कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपके साथ चल दूंगा? अनु का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। इतने कठोर शब्द तो कभी नहीं बोलता था अनु। रमा भी चौंकी थी। उधर भारती का अनन्य भरा स्वर। बेटे, तू रमा की चिंता मत कर, उनकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। आखिर तू मेरा बेटा ही है। न तो मैंने तुझे गोद दिया था, न कानूनी रूप से तेरा गोदनामा हुआ है। मैं तेरी माँ हूँ। अदालत भी यही कहेगी कि मैं ही तेरी माँ हूँ। परिस्थितियाँ थी, मैं तुझे अपने पास नहीं रख पाई। रमा को मैं उसका खर्चा दे दूंगी। तू चाहेगा तो उसे भी साथ रख लेंगे। मुझे तेरे भविष्य की चिंता है। मैं तेरा अमेरिका में दाखला करा दूंगी। यहाँ तुझे सड़ने नहीं दूंगी। तू मेरा ही बेटा है। मत कहिए मुझे बार बार बेटा। आप तो मुझे जन्म देने से पहले ही मारना चाहती थी। आपको तो मेरा मुंह देखना भी गवारा नहीं था। यह तो माँ ही थी जिन्होंने मुझे संभाला, और अब इस उम्र में वे आप पर आश्रित नहीं होंगी। मैं हूँ उनका बेटा, उनकी संभाल करने वाला। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, समझी? और अब आप कृपया यहाँ से चली जाएं। आगे से कभी सोचना भी मत कि मैं आपके साथ चल दूंगा। अनु ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया था। फिर भारती शायद धीमे स्वर में रो भी रही थी। रमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कर रही है। तभी अनु का तेज स्वर सुनाई दिया। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप समझ क्यों नहीं पा रही? मैं कोई बिकाई कमोडिटी नहीं हूँ। फिर जब आपने मुझे मार ही दिया था तो आप क्यों आ गई हैं मुझे लेने? मैं बालिग हूँ, मुझे अपना भविष्य सोचने का हक है। आप चाहे तो आप भी हमारे साथ रह सकती हैं, पर मैं आपके साथ माँ को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। आप मुझे भी समझने की कोशिश करें। मेरा अपना भी उत्तरदायित्व है। जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उसे इस उम्र में अंधकार में नहीं छोड़ सकता। कानून आपकी मदद नहीं करेगा। दुनिया में आपकी बदनामी अलग होगी। आप भी शांति से रहें और हमें भी रहने दें। आप मुझे समझाने की कोशिश करें। अब मैं और कुछ कहूँ और अब शब्द निकल जाए मेरे मुंह से। मेरी रिक्वेस्ट है, आप चली जाए। सुना नहीं आपने? अनु ने आवाज़ फिर और तेज हो गई थी। इधर भारती धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हुए निकल गई थी। फिर कार के जाने की आवाज़ आई। रमा की जैसे रुकी हुई सांसें फिर लौट आई। अनु कमरे से बाहर आया और माँ के गले लग गया और बोला, मेरी माँ सिर्फ आप हो। कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। रमा को लगा कि उसकी ममता की जीत हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आप अनु की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।